84 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को 40 साल बाद मिली न्याय की किरण। सीएम रेखा ने सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। 89 जरूरतमंद लोगों को दी सीएम रेखा ने सौगात। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले का किया जिक्र। कहा, मुश्किल घड़ी में हम सरकार के साथ खड़े हैं। सीआईएसएफ जवान गीता समोता ने की माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बनी पहली सीआईएसएफ कर्मी। कहा, मैंने इसे एक अवसर के रूप में देखा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों से प्रभावित परिवारों को 40 साल के लंबे इंतजार के बाद में इन परिवारों को आखिरकार न्याय की किरण मिली है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 89 जरूरतमंद लोगों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे और इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने इस ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाया है जो पहले किसी सरकार ने नहीं किया। पर्यावरण और वन मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि इतने सालों बाद नियुक्ति पत्र मिले हैं। तब तक प्रभावित परिवारों की तीसरी पीढ़ी नौकरी के योग्य हो चुकी है। सरकार ने सभी औपचारिकताओं को सरल कर दिया है ताकि योग्य उम्मीदवारों को आसानी से नौकरी मिल सके। उन्होंने कहा कि कुल 125 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाने थे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि 22 अप्रैल को हमारे देश ने एक बहुत बड़ी त्रासदी का सामना किया है। पूरा देश उस समय हिल गया था जब पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों को मार डाला था। उस समय पूरे देश एक स्वर में बोला था और प्रधानमंत्री से कार्रवाई की मांग की गई थी। देश के नेतृत्व से आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने का आग्रह किया था और एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने 22 अप्रैल की रात को ही तुरंत एक बयान जारी किया था। उस मुश्किल घड़ी में हमने सरकार को भरोसा दिलाया था कि वे जो भी फैसला लेंगे हम उसके साथ खड़े हैं। अभी 22 अप्रैल को देश पर एक संकट का समय आया। पूरा देश दहल गया। किस तरह से 26 निर्दोष सैलानी टूरिस्ट आतंकियों के हाथ मारे गए पहलगाम में, और देश एक आवाज में बोल रहा था, मांग कर रहा था देश के प्रधानमंत्री से, देश के रहनुमा से कि आप आतंकवाद के खिलाफ जो कदम उठाने हैं उठाइए। एक जिम्मेदार विपक्ष की हैसियत से कांग्रेस पार्टी ने 22 अप्रैल की रात को ही तुरंत एक स्टेटमेंट जारी किया और संकट की इस घड़ी में सरकार से कहा कि हम आप जो निर्णय लेंगे उसके साथ खड़े होंगे। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी विदेश यात्रा को बीच में ही छोड़कर लौटे। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने आग्रह किया सरकार से कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और उस बैठक में हमने बिना किसी किंतु परंतु के सरकार को कहा, आप जो कदम उठाएंगे हम आपके साथ रहेंगे। एक आवाज में बोलेंगे और एक आवाज में बोला। तुरंत हमने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भी बुलाई और उसमें भी यही प्रस्ताव पारित किया कि हम अपने सैन्य बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए राजनीतिक रूप से एक आवाज में बात करेंगे। राहुल जी पहलगाम के पीड़ितों से मिलने गए, अस्पताल में गए, वहां के अलग अलग भिन्न भिन्न स्टेक होल्डर्स से मिले, वो पोनी एसोसिएशन हो, अलग अलग एसोसिएशन से वो वहां मिले। और जो भारत के सिविलियंस पर पाकिस्तान की कायराना फायरिंग पुंछ में हुई, राहुल जी वहां भी गए अभी 3 दिन पहले और उनकी सुध ली, उनकी तकलीफों को साझा किया देश के साथ। दिल्ली सीआईएसएफ जवान गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली सीआईएसएफ कर्मी बनी है। उन्होंने कहा कि मैं 2011 में बल में शामिल हुई थी। यहां आने के बाद में मुझे एहसास हुआ था कि पर्वतारोहण का वास्तव में हमारी टीम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा काम पहाड़ों से संबंधित नहीं है। हम औद्योगिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसीलिए मैंने इसे एक अवसर के रूप में देखा। वो कॉलेज टाइम पे था। उसके बाद मैं 2011 में फोर्स में आई और
मैंने यहाँ आके देखा कि यहाँ पे माउंटेनिंग का कोई मतलब है ही नहीं हमारी टीम, क्योंकि हमारा काम ही नहीं है माउंटेन से, हम सिर्फ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए हैं। तो मैंने उस चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। मैंने सोचा क्यों ना मैं ही शुरू करूं, क्यों ना मैं अपनी फोर्स के लिए ये कीर्तिमान स्थापित करूं। और ट्रेनिंग काफी लंबी होती है इसकी, आप जितना अपने आप को ट्रेन करो उतना कम पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां पे ऑक्सीजन भी कम है और लगभग सारी ही चीजों की डेफिशिएंसी है। एक ऐसी जगह जहां जीवन है ही नहीं, आप वहां पे जा रहे हो, तो ट्रेनिंग तो जितना करोगे उतना कम पड़ेगा। और उसके अलावा काफी सारी पीक्स की मैंने जाने से पहले अपने आप को अच्छे से ट्रेन किया। 7000 मीटर की पीक्स भी की, 6000 की भी की, आउट ऑफ इंडिया भी काफी सारी पीक्स की मैंने। और उसके बाद फाइनली विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8848.86 मीटर्स पे मैं जाके आई। जी डेफिनेटली देखिए, आज लड़कियां बहुत कुछ अचीव कर रही हैं। इवन ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पे लड़की नहीं होगी। और मुझे लगता है लड़की जब काम करती है तो वो और ज्यादा डेडिकेशन से करती है और उसके रिजल्ट डेफिनेटली लड़के जो करते हैं उससे अच्छे आते हैं। तो अभी मेरा टारगेट है 7 कॉन्टिनेंट्स की 7 समिट करना, सारे हाईएस्ट पीक्स, जिनमें से मेरे 5 हो चुके। अभी मेरा नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है देनाली और अंटार्कटिका की है माउंट विंसन, उनका टारगेट है। देखिए सीआईएसएफ नित नई ऊंचाइयां छू रहा है और उसी कड़ी में सीआईएसएफ ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं और बहुत ही प्राउड है मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन पे। और मुझे जहां मौका मिलेगा अपनी फोर्स को आगे लेके जाने का, मैं जी जान लगा दूंगी और अपनी फौज को हमेशा, अपने ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा मैं और ऊंची ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहूंगी। अगर मैं बात करूं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में, तो मेरा पिछले 14-15 साल का एक्सपीरियंस है कि यह है बेस्ट है। और आपके सपने अगर आप नॉर्मल पूरे नहीं कर पा रहे तो आप यहां आके पूरे करिए, आपको फोर्स की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा, जैसा कि मुझे मिला है। और मैंने अपना इतना पुराना सपना पूरा किया है, तो डेफिनेटली आना चाहिए। बढ़ते कोविड मामलों पर आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि जब हम इसे देखते हैं तो हमें 3 चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। आपने पूछा कि स्थिति कितनी गंभीर है, यह 3 कारकों पर निर्भर करता है, जैसे वायरस कितना संक्रामक है, यानी मामले कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। नजर रखनी चाहिए। आपने पूछा कि हाउ सीरियस इज द सिचुएशन, तो उसको इज डिपेंडेंट ऑन 3 फैक्टर्स। 1 कि वो कितना ट्रांसमिसिबल है, यानी कितनी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा पहले हम देखा करते थे कि कोई केसेस 2 दिन में डबल हो रहे हैं, 1-1.5 दिन में डबल हो रहे हैं। तो उस तरह से हमें देखना चाहिए कि इसको कितनी धीरे कितना तेज बढ़ रहा है। इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, हालांकि देयर इज एन इंक्रीज इन नंबर्स, तो उस पर हमारी नजर है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या ये हमारी प्रीवियस इम्यूनिटी को इवेड कर रहा है? तो कुछ तो इवेड करेगा ही। अगर कोई चीज नया केस आएगी, कोई नया वेरिएंट आएगा, तो वो तभी इन्फेक्ट करेगा जब पुरानी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होगी, चाहे वो नेचुरल इम्यूनिटी हो, चाहे वैक्सीन से रिलेटेड इम्यूनिटी हो। तो उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। अब तीसरी बात है जिससे कि ये फैसला होता है कि हमें इस चीज को वरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो ये है कि कितने सीवियर केसेस हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सीवियर केसेस अमंग ऑल कोविड केसेस? आर वी गेटिंग वेरी सीवियर डिजीज, पर्टिकुलरली इन दोज विदाउट कोमॉर्बिडिटी? अगर कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें सीवियर केस हो रहा है, तो वो तो कई बीमारियों से होता है। हमें ये देखना चाहिए कि सीवियरिटी क्या है केसेस की। तो अभी तक जो हमारे जितने भी केस हुए हैं उसमें सीवियरिटी जनरली लो है। जो पुराने ओमिक्रॉन के वेरिएंट थे, सर्टेनली उनसे ज्यादा बिल्कुल नहीं है। तो कम हो सकती है, ज्यादा नहीं है। तो ये चीज हमें कहते हैं कि अभी वरी करने की किसी को इसके लिए जरूरत नहीं है। But should we be vigilant? Yes. Should we be prepared? Yes. We should always be vigilant, we should always be prepared, and therefore we are monitoring the situation very closely. The Health Secretary took a meeting yesterday which was also attended by DGHS and me,
और हम लोगों ने सारी सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया और करते रहे। दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने झारखंड से लद्दाख के सरचू तक जो है एक रियल टाइम अंतर्राज्यीय अभियान में 2 जालसाजों को जो है गिरफ्तार किया है। वे साइबर धोखाधड़ी की आय को लूटने के ग्रामीण मजदूरों के बैंक खातों का दुरुपयोग करते थे और ताकि पकड़े जाने से बचने के लिए वे दूरदराज के स्थानों का इस्तेमाल भी कर सकें। और अभी आगे की जांच और गिरफ्तारियां जारी हैं। दक्षिण पश्चिम दिल्ली पुलिस ने 10 दिनों के अभियान के दौरान 88 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया है और उनसे कई दस्तावेज जो है बरामद किए हैं। एफआरआरओ के माध्यम से निर्वासन प्रक्रिया चल रही है। दिसंबर 2024 तक कुल 142 का पता लगाया गया। तो दिल्ली पुलिस का 10 दिन का अभियान जो कि अब लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है और अप्रवासियों को यहां पर जो है शिनाख्त करते हुए और हिरासत में जो है 88 अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं जो कि लगातार उनकी डिटेलिंग और सर्चिंग जारी है, जिससे कि कहीं न कहीं अभी ये ऑपरेशन जो अभियान है वो लगातार दिल्ली पुलिस का चलता हुआ नजर आ रहा है और जो अप्रवासी लोग हैं उनकी शिनाख्त की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने 3 आदतन वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। 6 चोरी की गाड़ियां बरामद की गई हैं और कई चोरी के मामलों को सुलझाया गया है और इसको लेकर जो है पुलिस की जांच आगे जारी है। 6 चोरी की गाड़ियां जो है बरामद हुई हैं और आदतन जो चोर है वो अब पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। 6 चोरी की गाड़ियां भी इनसे बरामद की गई है और पुलिस की जो जांच है वो आगे अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने दिल्ली में एनडीए के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया है। कई राज्यों ने जल संरक्षण, शिकायत निवारण, प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, खेल और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन किया। इन अनुभवों को सुनना अद्भुत था। पीएम ने लिखा कि उन्होंने हमारे विकास पथों को गति देने और लोगों को जो है प्रभावी तरीके से डबल इंजन सरकार के लाभ पहुंचाने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा, युवा सशक्तिकरण, कृषि प्रौद्योगिकी और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत तालमेल बनाने के बारे में बात की। सीएम रेखा गुप्ता ने जो है पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद बताया कि नई दिल्ली में पीएम मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस महत्वपूर्ण बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलकर उनकी भावनाओं, अनुभवों और विकास कार्यों में आने वाली चुनौतियों और उसके समाधान को समझने का भी अवसर मिला है। साथ ही प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता, विकासशील सोच और समावेशी दृष्टिकोण विकसित राज्य, विकसित भारत की अवधारणा को सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। पीएम मोदी से सीएम रेखा गुप्ता ने जो है शिष्टाचार मुलाकात की और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से जो मुलाकात करने के बाद में उनकी दूरगामी सोच और कार्यप्रणाली को जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। कैसे चुनौतियों से जो है लड़ा जा सकता है उसको समझने की कोशिश सीएम रेखा गुप्ता ने मिशन 2047 का जो संकल्प है वो यहां पर एक बार फिर से दोहराया और उसी क्रमबद्ध तरीके से दिशा में लगातार डबल इंजन के नेतृत्व में सरकार जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि मिशन 2047
का विजन लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार अग्रणी भूमिका में बनी हुई है। आज ज्येष्ठ माह की अमावस्या है। देश के कई हिस्सों में वट सावित्री व्रत का त्योहार मनाया जा रहा है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह वट सावित्री व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर वट सावित्री व्रत की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और यह पावन व्रत माता सावित्री की अटूट निष्ठा, साहस और प्रेम का प्रतीक है, जो नारी शक्ति, धैर्य, समर्पण की दिव्य अभिव्यक्ति है। ईश्वर सभी सुहागिनों को अखंड सौभाग्य, उत्तम स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख शांति का आशीर्वाद दें। यह पर्व हर परिवार में प्रेम, विश्वास और एकजुटता और सुदृढ़ करे, यही कामना है। दिल्ली बीजेपी ने नवनिर्वाचित 14 जिलाध्यक्षों की सूची घोषित की है। साथ ही सभी नवनिर्वाचित जिलाध्यक्षों को शुभकामनाएं। नई दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की आज जो मीटिंग हुई और बताया जा रहा है कि इसमें गुड गवर्नेंस मुद्दों पर विचार किया गया। बैठक में एनडीए शासित राज्यों के करीब 20 मुख्यमंत्री, 18 उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बीस मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे हैं और ऐसे में जो है ये मुलाकात, मुख्यमंत्रियों की बैठक जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। तो एनडीए दलों की ये मीटिंग हुई जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये मीटिंग, जहां पर एनडीए दलों के सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया। नई दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत कई अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।